AO17 हिंदी। मुझे किसान होना चाहिए था। नार्सियन का शिकार करना गेहूं की कटाई जैसा है ना। मैक्स के हेड अप डिस्प्ले पर निको के ब्लेड के एक वार से 3 बदकिस्मत सैनिक कट गए जो एक दूसरे के बगल में खड़े थे। मैक्स ने अपने पल्स लेजर एरे का उपयोग सैनिकों के एक समूह को खत्म करने के लिए किया जो उसकी पीठ पर हमला कर रहे थे, जबकि तारित के क्रोध ने जवाब देने से पहले तोपखाने के हथियारों को प्रतिशोध के साथ नष्ट कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि दोनों में क्या समानता है। निको, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। मैक्स ने उसे अपना जवाब एक टेक्स्ट मैसेज के रूप में भेजा। उसने अनुमान लगाया कि उसे यह संदेश और वॉइस कमांड दोनों ही मिलेंगे, लेकिन इसे इंटरसेप्ट करना ज्यादा मुश्किल था और इससे रेडियो तरंगें भी अव्यवस्थित नहीं होती थीं। उसकी ऊर्जा ढाल उस पर आने वाली सभी आग के कारण स्ट्रोब लाइट की तरह चमक रही थी, लेकिन निको को इसकी परवाह नहीं थी और उसके साथ आए मेचा ने तोपखाने के हथियारों को खत्म करने के लिए नार्सियन स्थिति के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ी। मेचा सेनाएं दोनों तरफ होने के कारण रक्षकों की स्थिति शुरुआत में ही मुश्किल हो गई थी, लेकिन अब जब मेचा सेना उनकी पिछली पंक्तियों में आ गई थी और तोपखाने को तहस नहस कर रही थी, तो युद्ध उनके लिए निराशाजनक होता जा रहा था। मैक्स उस पल को समझ सकता था जब कमांडर ने अपने आदमियों को पीछे हटने का आदेश दिया था, जो वे शायद ही कभी करते थे, विनाश के सामने भी। उन्हें शहर की रक्षा के लिए ताकत बचाकर रखनी होगी। मैक्स ने कमांड चैनल पर टिप्पणी की, क्योंकि दिग्गजों ने युद्ध से व्यवस्थित रूप से पीछे हटना शुरू कर दिया, भारी हथियारों और तोपखाने जैसे कम गतिशील तत्वों को पीछे छोड़ दिया। फॉलेंक्स क्लास मेचा के काफिले के ज्यादातर मेचा अपने ठिकानों पर लौट गए, लेकिन एक पीछे ही रह गया। उसके कवच के चारों ओर जंजीरों से लटके सिर और क्षत विक्षत ऊपरी शरीर उसे भयावह बना रहे थे, लेकिन रंगों की बनावट उसे निर्विवाद रूप से तारित के क्रोध जैसा बना रही थी। वह जीवित रही। दलदल में मिले डॉक्टर ने खुशी मनाई और 10 मीटर लंबे मेचा ने अपनी ढाल पर लगे हैंगर से तलवार निकालकर मेडिकल प्रोफेशनल को अंगूठा दिखाया। क्या तुम अभी भी घायल हो? कोई बात नहीं, जब हम स्टेजिंग एरिया पहुंचेंगे तो वहां बेहतर डॉक्टर और एक पूरा ऑगमेंटेशन सूट मौजूद होगा। मैंने तैनाती के आदेश देख लिए हैं। डॉक्टर ने उसे आश्वस्त किया और मेचा ने उसे हल्का सा झुककर प्रणाम किया। सभी यूनिट कार पे नोकटेम के पीछे आओ, कर्नल सैंडर्स ने घोषणा की और उन आदेशों को दोहराया जो उन्हें अभी अभी फालेंक्स क्लास मेचा में जनरल से मिले थे। तारित का क्रोध स्टालवार्ट के बगल में चलने के लिए आगे बढ़ा, जिससे मैक्स को कंधे पर हल्की टक्कर लगी, जिससे उसके मेचा पर लगी भयानक ट्रॉफियां हिलने लगीं। तुम्हें भी फिर से देखकर अच्छा लगा। बाकी दिन रुको, वे तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर देंगे और फिर से चलने फिरने लायक बना देंगे। मैक्स ने अपनी दोस्त को आश्वस्त किया, अब उसके विचारों को देखते हुए कि वह जानबूझकर उसके इतने करीब आ गई थी कि उसकी जन्मजात प्रतिभा उसके शरीर में मौजूद नैनोबॉट से बातचीत कर सके और उसे जानकारी दे सके। जैसा कि उसे डर था, उसके पिछले जन्म की यादें उसके दिमाग पर हावी होने लगी थीं। उसे इसके साथ काम करना होगा, लेकिन समस्या का एक बड़ा कारण ये लग रहा था कि वह हिल डुल नहीं सकती थी और अपने दिमाग में फंसी हुई थी। इसने मेचा को उसका छद्म शरीर बना दिया था और क्रूसेडर क्लास मेचा सिर्फ युद्ध के लिए ही बनी थी। 2 हाथों के बावजूद वह अभी भी एक अद्भुत युद्ध मशीन थी, इससे पहले कि वह सामान्य बातचीत करने में सक्षम शरीर बन पाती, खासकर जब वह बोल नहीं सकती थी। आपने जनरल को बहुत कठिन समय नहीं दिया है ना? मैक्स ने उससे पूछा। विभिन्न तरीकों की छवियां वापस लेते हुए उसने दलदल में बलों को छेड़ा था और अपने स्वयं के भूत होने का नाटक किया था। ये बातें चाहे कितनी भी मजेदार क्यों न हो, हमें तुम्हें व्यवहार में लाना होगा। तुम ऐसे ही बर्ताव नहीं कर सकते, वरना तुम्हारी जगह छीनकर तुम्हें डेस्क के पीछे बिठा दिया जाएगा। मैक्स निको को सेक्रेटरी बनाने के विचार पर हंसा। जब मैंने कुल सिस्टम बोनस के 200 अंक प्राप्त किए तो मुझे एक नई क्षमता प्राप्त हुई। ड्रोन कमांडर। निको ने उसे अपनी कलाई डिवाइस पर एक टेक्स्ट संदेश भेजा ताकि अन्य लोग एक तरफा बातचीत को न सुन सके, क्योंकि मैक्स उसके विचारों के साथ बातचीत कर रहा था। वह क्या है? मैक्स ने उलझन में जवाब दिया। मुझे कुछ गन ड्रोन या नियंत्रित करने में आसान कोई चीज ढूंढ दो, मैं उन्हें तब तक चला सकता हूं जब तक उनका संचार बंद न हो जाए। 1 साथ 2 तक, लेकिन अभ्यास के साथ मैं और बेहतर हो जाऊंगा। उनके पास स्टोरेज बॉक्स में कुछ साधारण निगरानी ड्रोन हैं जिनमें सिर्फ एक कैमरा होता है, और जब वे किसी गुप्त जगह पर नजर रखना चाहते हैं तो उनका इस्तेमाल किया जाता है। मैक्स को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि निको उस सुझाव पर उसकी तरफ आंखें घुमाएगा और उसने अभी तक कुछ कहा भी नहीं था, इसलिए उसने इस विचार को टालने का फैसला किया। बड़ी पैदल सेना बटालियनों के पास एंटी ग्रेविटी ड्राइव और लेजर राइफलों से लैस उचित गन ड्रोन होने चाहिए।
ये ड्रोन उन ड्रोनों जैसे ही हैं जिनका इस्तेमाल अकादमी ने उन्हें लाइव फायर कोर्स में प्रशिक्षित करने के लिए किया था और ये आमतौर पर पुलिस बलों को भी दिए जाते हैं। मैं देखूंगा कि मैं आपके लिए क्या ढूंढ सकता हूं, मैक्स ने जवाब दिया। फिर उसे एहसास हुआ कि वे उसके लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। ड्रोनों को एक मेचा के चारों ओर अपनी स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जा सकता था और अपनी स्प्लिट फायर और मल्टीपल टारगेटिंग स्किल्स के साथ वो उन्हें अपने मेचा के लिए अतिरिक्त हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। ये बात उसके दिमाग में कभी नहीं आई थी क्योंकि उनका उपयोग और आक्रामक क्षमताएं इतनी सीमित थीं कि वे 2 अतिरिक्त पैदल सैनिकों से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, जिनकी उससे जरूरत नहीं थी। मैक्स अभी भी चुपचाप निको के विचारों को सुन रहा था, तभी लिंक के जरिए एक ऐसा विचार आया जिसने उसे हंसी से लोटपोट कर दिया। छोटे छोटे 10 सेमी क्यूबिक कैमरा ड्रोन, जिनके ऊपर एक नार्सियन कॉम्बैट चाकू बंधा हुआ है। चाकुओं का ऊर्जा क्षेत्र कवच को भेदने के लिए पर्याप्त है और ये छोटे ड्रोन चलते समय शांत रहते हैं, लेकिन इनकी उड़ान क्षमता शायद इतनी मजबूत नहीं होगी कि अपने आकार से 3 गुना बड़े चाकू को थाम सकें। मेली ड्रोन एक अद्भुत विचार है। मैक्स ने इस हास्यास्पद संयोजन का उपयोग करने के तरीकों के बारे में जो सुझाव उसे भेजे थे, उन पर इतनी जोर से हंसा कि पैदल सेना ने भी उसके विमानचालन में आए परिवर्तन को महसूस कर लिया, इससे पहले कि वह खुद को नियंत्रण में कर पाता। अतिरिक्त संख्या के कारण स्टेजिंग एरिया पहुंचने से पहले उनके काफिले पर हमला करने की हिम्मत किसी में नहीं थी, जहां मेचा की एक बड़ी भीड़ और पैदल सेना का एक बड़ा समूह उनके पहुंचने का इंतजार कर रहा था। फालेंक्स प्लास मेचा कैप्लर बलों के लिए आशा का प्रतीक है और कार्पे नोक्टिम को देखकर, जिसके बारे में अधिकांश सैनिकों को पता भी नहीं था कि वह इस प्रणाली में है, उनमें ग्रह को वापस जीतने की वास्तविक आशा जगी। मैक्स के मन में ऐसी भव्य और नेक भावनाएं बिल्कुल नहीं थीं, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि युद्ध में फालेंक्स प्लास मेचा के बगल में खड़ा होना कैसा होता है। उसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि युद्ध कब शुरू होगा और उसकी यूनिट की भूमिका क्या होगी। जनरल मॉन्स, हम किस समय सीमा पर हैं? क्या मेजर निको के लिए युद्ध से पहले पुनर्निर्माण का समय होगा या हमें अपनी क्षमताएं बनाए रखने के लिए बाद में रुकना चाहिए? मैक्स ने एक ठोस जवाब पाने की उम्मीद में पूछा। आखिरी यूनिट के आने में कम से कम 3 दिन बाकी हैं। मेजर निको के पास सेल्फ हीलिंग से जुड़ा एक सिस्टम फंक्शन है, इसलिए उसे ठीक करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बस सवाल ये होगा कि वे उसके लिए क्या कर सकते हैं। उसका शरीर बुरी हालत में है, इसलिए वे शायद जैविक प्रतिस्थापन नहीं कर पाएंगे। जनरल मॉन्स ने लगभग तुरंत जवाब दिया। इससे मैक्स को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। जनरल व्यस्त लोग होते हैं, इसलिए वह 1 घंटे के भीतर जवाब की उम्मीद कर रहा था, जैसा कि सेंट्रल कमांड के साथ होता है, लेकिन जनरल मॉन्स ने तुरंत जवाब दिया। हालांकि त्वरित प्रतिक्रिया का शिष्टाचार मैक्स के लिए नहीं, बल्कि जनरल की मानसिक शांति के लिए था। मेजर निको के फिर से स्वस्थ होने के बाद वह उसे मेचा से बाहर निकलने और सैनिकों के साथ घुलने मिलने का आदेश दे सकता था, जिससे उसके आदमियों के बीच फैली अंधविश्वासी अफवाहों का अंत हो जाता। लेकिन उससे भी बेहतर, वह उसे आदेश दे सकता था कि वह अपने और पायलटों को करीबी युद्ध में जो कुछ भी करती है, उसे सिखाए। यहाँ तक कि नार्सियनों ने भी उसे युद्ध में देखने के बाद उसे वीरतापूर्वक अंतिम संस्कार देना उचित समझा और जनरल मॉन्स को अपने पक्ष में और भी वीरों की आवश्यकता थी। तारित के क्रोध, कृपया जल्द से जल्द ऑगमेंटिक सर्जरी विभाग में रिपोर्ट करें। यह तय किया गया है कि आपकी उपचार क्षमताएं आपको मुख्य युद्ध शुरू होने से पहले फिर से लड़ने के लिए तैयार कर देंगी, इसलिए वे आपको कुछ नए अंग लगाने जा रहे हैं। मैक्स ने निको के मन में खुशी का भाव महसूस करते हुए आदेश दिया। मुझे 10 मिनट चाहिए। मैंने कॉकपिट को सील करने के लिए बायोवॉरफेयर कंटेनमेंट लॉक का इस्तेमाल किया है और उन्हें बंद करने के लिए टाइमर लगा हुआ है। निको ने उसे फिर से मैसेज करके बताया। मैं उन्हें तुम्हें एक नया वॉइस बॉक्स देने का भी आदेश दे रहा हूं। जब तुम्हें अजनबियों से बात करनी हो तो तुम हर किसी का मेचा हैक नहीं कर सकते। अजनबी खतरा। अच्छी लड़कियों को अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए, निको ने जवाब दिया और मैक्स हैरानी से अपनी कलाई पर रखे उपकरण को देखता रह गया। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं? हर बच्चा पहली कक्षा में यही सीखता है, लेकिन यह नियम सैन्य बातचीत पर लागू नहीं होता। मैक्स चुपचाप उसके मानसिक मूल्यांकन में शामिल हो जाता है। नार्सियनों द्वारा प्रताड़ित किए जाने से पहले भी वह थोड़ी बेचैन थी, लेकिन अब उसके सामाजिक मेलजोल में कोई झिझक नहीं है। या शायद वह बहुत ऊब चुकी है और उसके साथ खिलवाड़ करना ही उसका एकमात्र शौक है। ऐसा नहीं है कि वह किताब पढ़कर आराम कर सकती है। 10 मिनट बाद कैप्लर साइबॉर्ग तकनीक की नवीनतम तकनीक से लैस सर्जिकल बे उसके लिए तैयार था। डॉक्टरों ने तारित्स रेज द्वारा उत्पन्न पायलट स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से उसके द्वारा बताए गए मेडिकल डेटा को देखा था,
और यह निर्धारित किया था कि कम से कम आंशिक रूपांतरण आवश्यक होगा। मानक वृद्धि के लिए उसके पास पर्याप्त अक्षुण्ण और अक्षत हड्डियां नहीं थीं, और अधिकांश हड्डियां जो पूरी थीं, वे चिकित्सा हस्तक्षेप के अभाव में अजीब तरह से ठीक हो गई थीं, और फिर अपने आप ठीक हो गईं। प्रायोगिक रूपांतरण के विनिर्देश मैक्स को बेहद आशाजनक लगे। उन्होंने एक ऐसे नॉन न्यूटोनियन मिश्र धातु के खोल का इस्तेमाल किया जो प्रक्षेप्य के प्रभाव में और भी कठोर हो जाता, लेकिन गति के लिए लचीला और कोमल बना रहता, जिससे कवच की रेटिंग बढ़ती और युद्ध में स्थायित्व भी बढ़ता, साथ ही त्वचा की नकल करने का भी अच्छा काम करता। उन्हें नैनोबॉट्स के साथ भी बातचीत करने में सक्षम होना था, लेकिन उन्हें मिलने वाला अपग्रेड शरीर की विशेषताओं में वृद्धि के बराबर नहीं था। इसके बजाय सिस्टम उन्हें शरीर से जुड़ी वस्तुओं के रूप में मानता, और यह वृद्धि उपयोगकर्ता के सिस्टम फंक्शंस पर निर्भर करती। निको के लिए ये वास्तव में अधिकांश संवर्धनों पर एक लाभ था, जैविक संवर्धनों को छोड़कर, जो महीने भर चलने वाली उपचार और एकीकरण प्रक्रिया के कारण युद्ध में नहीं किए गए थे, लेकिन फिर भी वे नियमित पायलट विकास के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम नहीं होते। जैसे ही उसे प्रक्रिया शुरू करने के लिए मेज पर बिठाया गया, प्रभारी डॉक्टर ने एक सौम्य मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। तुम्हारी आंखों का असली रंग क्या था? या तुम कुछ नया चाहती हो? मेरा कलाई का उपकरण अब तुम्हारे हाथ में है। मुझे बताया गया है कि तुम उसी तरह जवाब दे सकती हो। ऑप्टिकल इम्प्लांट्स पर थर्मल ओवरले, निको का जवाब था, और डॉक्टर ने भौहें चढ़ाईं। आप समझते हैं कि वे प्राकृतिक नहीं दिखेंगे, है ना? उन्होंने पूछा, और निको ने सिर हिलाया। थर्मल ओवरले ने यांत्रिक आंखों को लाल रंग की परितारिका प्रदान की, और अगर आप ध्यान से देखें तो पता चलता है कि वे जैविक नहीं थीं, बल्कि उनमें एक समायोज्य कैमरा लेंस था। हालांकि निको को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, वह अपनी वर्दी के साथ धूप का चश्मा पहन सकती थी, और यांत्रिक आंखें होना पूर्व सैनिकों में अपेक्षाकृत आम बात थी। इसके अलावा एक आंशिक रूपांतरण साइबॉर्ग के रूप में वह किसी भी तरह स्पष्ट रूप से संवर्धित होने जा रही थी। ठीक है, चलो तुम्हें बेहोश कर देते हैं और काम शुरू करते हैं, डॉक्टर ने घोषणा की, और सर्जिकल कक्ष को जीवाणुरहित वातावरण बनाए रखने के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जो प्रक्रिया 6 घंटे की होनी थी, वह धीरे धीरे 12 और फिर 14 घंटे तक बढ़ गई, और पूरी विशेष रणनीति इकाई अपने लंबे समय से खोए हुए कार्यकारी अधिकारी के लिए चिंता में जुट गई। वह ठीक हो जाएगी ना? एरी ने आश्वासन की तलाश में फुसफुसाते हुए कहा। मैं सर्जरी करने वाली टीम के मन की बात पढ़ सकता हूँ। वह ठीक हो जाएगी, लेकिन उन्हें उसके शरीर के अंदर और भी ज्यादा चोटें मिलती रहीं जो आंशिक रूप से ठीक हुई थीं, और अंततः आंशिक रूप से ठीक होने के बजाय पूरी तरह से ठीक हो गईं। मैक्स ने उस दीवार की ओर देखते हुए जवाब दिया जहां वह लेटी हुई थी। निको लगभग 1 घंटे बाद जाग गई थी, लेकिन उसे जो क्षति हुई थी उसके कारण वह अब दर्द महसूस करने में सक्षम नहीं थी, इसलिए वह बस इंतजार करती रही जब तक कि वे उस पर काम करते रहे। 15 घंटे पूरे होने पर दरवाजे अंततः खुले, और रूपांतरण सर्जनों की थकी हुई तीसरी पारी अपने माथे से पसीना पोंछते हुए और अपना सामान उतारते हुए बाहर आए। ये हो गया। हमें मेडिकल टीम से उसके लिए एक बिल्कुल नया धड़ और कुछ अतिरिक्त संरचनाएं बनवानी पड़ीं, लेकिन सब कुछ ठीक रहा और ऐसा लगा जैसे यह उसके शरीर का एक स्वाभाविक अंग हो। अब उसे बेहोशी की कार्यक्षमता की जांच के अंतिम दौर के लिए बेहोश कर दिया गया है। इससे पहले कि वह खुद हिलने डुलने की कोशिश करे, तंत्रिका संबंधों की दोबारा जांच जरूरी है, वरना साइबॉर्ग शरीर का सही इस्तेमाल करना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। मुख्य डॉक्टर ने गर्व और अफसोस के मिले जुले भाव से कमरे की ओर देखते हुए आह भरी। हालांकि मैं आपको चेतावनी देना चाहूंगा कि पूर्ण रूपांतरण अक्सर सिस्टम के कामकाज को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाता है। उसके शरीर का एकमात्र प्राकृतिक अंग उसका मस्तिष्क है, और उसे भी साइबॉर्ग शरीर के साथ बातचीत करने के लिए काफी हद तक बदल दिया गया है। हो सकता है कि वो फिर कभी पायलट न बने। ऐसा कहकर वह वहां से चले गए और विशेष रणनीति इकाई के अधिकारियों को उसके नए शरीर के अद्यतन और पुनः चालू होने का बेसब्री से इंतजार करने के लिए छोड़ दिया। मैक्स ने देखा कि डेटा तार निको के नए शरीर से अलग हो गए और वह बिस्तर पर बैठ गई। अरे निको, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? एरी हंस पड़ी जब मेजर उसके बिस्तर के पास खड़ा होकर उसके नए रूप की प्रशंसा करने लगा। चूंकि यह एक साइबॉर्ग शरीर है और उसे अपडेट किया जा रहा था, इसलिए डॉक्टरों ने इसे बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनाए। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। शरीर पर मांस नहीं था क्योंकि वह मानव आकार के कवच प्लेटों से ढका हुआ था, लेकिन नए तरल मिश्र धातु के समग्र प्रभाव ने उसे लगभग एक वास्तविक शरीर जैसा ही बना दिया था, बस थोड़ा लंबा और लगभग सफेद धात्विक सुनहरे रंग का। उनके पास जो सबसे छोटा आकार था वह 150 सेमी लंबा था, जो उसके मूल शरीर से पूरे 5 सेमी लंबा था।
अगर डॉक्टरों को शुरू से ही पता होता कि यह एक पूर्ण रूपांतरण होगा तो वे शायद उसे मानक 175 सेमी उभयलिंगी आकार दे देते। लेकिन चूंकि उन्होंने छोटे आकार से शुरुआत की थी, ये सोचकर कि वे शरीर का ज्यादातर हिस्सा ही रखेंगे, इसलिए उन्हें बाकी आकार भी अपने हिसाब से बनाना पड़ा। मुझे ये पसंद है। मैं सचमुच साइबॉर्ग के खिलाफ शारीरिक चुनौतियों में जीत हासिल कर सकता हूँ। फ्लैश निको ने मुझे कई बार हराया है। पॉल हंसा और रूपांतरण में इस्तेमाल की गई कारीगरी की प्रशंसा की। साइबॉर्ग निकायों की इस विशेष पंक्ति का उपयोग गुप्त रूप से करने के लिए किया गया था, क्योंकि गैर न्यूटोनियन अत्यधिक लचीले धातु के बाहरी आवरण को कुछ हद तक रूप बदलने के लिए हेरफेर किया जा सकता था, लेकिन वे उपलब्ध सबसे मजबूत और सबसे अनुकूलनीय प्रौद्योगिकी में से एक थे। यही कारण है कि इसे ग्रह पर पहले प्रमुख रूपांतरण के लिए चुना गया था। या आधिकारिक कहानी तो यही कहती है। जनरल टेनेंट ने उन्हें साफ साफ आदेश दिया था कि वे उसे यथासंभव वास्तविक शरीर दें। मैं इस पर दांव नहीं लगाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है कि मैं अब भी तुमसे ज्यादा ताकतवर, तेज और होशियार हूं। और इस नई एडजस्टेबिलिटी के साथ शायद मेरा लंड भी बड़ा हो। निको ने अपनी साथी अधिकारी को एक कोमल और कामुक आवाज में चिढ़ाया, जो उसकी असली आवाज से बिल्कुल अलग थी। पार्टी का मजाक। अगर तुम ऐसी आवाज में बात करोगी तो ऐसी बातें नहीं कह सकती। विंसेंट ने उसके शरीर के बहते हुए सफेद सुनहरे रंग के बाहरी आवरण को देखते हुए उसे बीच में ही टोक दिया। निको इस समय अपने बाहरी रूप को थोड़ा और स्ट्रैंड बनाने की कोशिश कर रही थी और अपने मूल चेहरे की नकल करके उसे सामान्य उभयलिंगी साइबॉर्ग सिर जैसा बना रही थी। फिर बाहरी आवरण की त्वचा का रंग बदल गया और उसी पीले रंग में बदल गया जिसका निको आदी था। बस समस्या थी बाल या उनका अभाव। यहाँ के मिशन में किसी राजनीतिक घुसपैठ की ड्यूटी नहीं थी, इसलिए साइबरनेटिक रूपांतरण दल के पास इस्तेमाल के लिए बालों के कोई रूपांतरित नमूने नहीं थे। सेना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई सैनिक या पायलट गंजा है या नहीं, बाल कोई युद्धक संपत्ति नहीं थे। निको ने दुखी होकर अपने बिल्कुल चिकने गंजे सिर पर हाथ फेरा और फिर ऑपरेशन कक्ष में उसके उपयोग के लिए बने लॉकर के पास गई और अपना कवर निकाला तथा रक्त लाल बेरेट उसके सिर पर रख दिया। लो, ये बेहतर है, उसने फैसला किया और मैक्स ने आने वाले सिरदर्द को रोकने के लिए अपनी नाक के पुल को चुटकी से दबाया। या तो अपना बाहरी आवरण वापस युद्ध कवच जैसा बना लो या फिर कुछ कपड़े पहन लो। सिर्फ टोपी ही सही पोशाक नहीं है, उसने उसे डांटा और निको ने कंधे उचका दिए। ये तो बस एक साइबॉर्ग कमांडर है, एक सेक्सी रोबोट, और हम सब जानते हैं कि सिर्फ पॉल को ही इनमें खास रुचि है। निको ने अपनी वर्दी पहनते हुए कंधे के ऊपर से कहा, फिर वर्दी को बेहतर बनाने के लिए अपने शरीर के आकार को थोड़ा समायोजित किया। उसकी ऊंचाई कुछ सेंटीमीटर से अधिक नहीं बदल सकती थी, और यदि कोई उसका वजन करता तो उसे तुरंत साइबॉर्ग के रूप में पहचान लेता, लेकिन अपनी वर्दी में वह एक प्राकृतिक मानव की बहुत ही विश्वसनीय नकल करती थी। सबसे जरूरी बात, क्या आपके पास अभी भी अपने सिस्टम फंक्शंस तक पहुंच है? डॉक्टरों ने कहा है कि पूर्ण रूपांतरण अक्सर उन्हें खो देते हैं, और मुझे कल युद्ध में जाने से पहले ये जानना जरूरी है। मुझे पता है कि आपके नए शरीर के साथ तालमेल बिठाने के लिए ज्यादा समय नहीं है, लेकिन आपको बस इतना ही मिलेगा। जनरल मॉन्स ने पुकारा और ऑपरेशन कक्ष में प्रवेश किया। उनके पीछे 2 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और उनके सह पायलट थे। ज्यादातर मेरा रैपिड हीलिंग फंक्शन अपडेट करने की बात कह रहा है, लेकिन बाकी पूरी तरह से काम कर रहे हैं। यहां तक कि मेरी इनेट टैलेंट भी बच गई। निको ने पुष्टि की और जनरल ने आह भरी। अगर हम आपको डेस्क पर बिठा सकें तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन प्रक्रिया के अनुसार हमें अभी भी आपके पायलटिंग स्टैंडर्ड्स की जांच करनी है, और अगर आप पास हो जाते हैं तो मुझे आपको तारित्स रेज को युद्ध में ले जाने की इजाजत देनी होगी, बशर्ते आप अनिश्चितकालीन मेडिकल ट्रांसफर के लिए आवेदन न करें। जनरल मॉन्स का ये खुलासा किसी के लिए भी आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन डॉक्टर उसके असफल होने के लिए काफी उत्सुक दिख रहे हैं ताकि उनके पास पूरी तरह से रूपांतरण करने वाला एक प्रायोगिक विषय हो जिसके पास सभी नवीनतम तकनीकें उपलब्ध हों। तो फिर चलो टेस्ट करते हैं। जब तक मेरे सिस्टम फंक्शन सक्रिय है, मुझे पायलट के लिए तेज बॉडी की जरूरत नहीं है, बस एक ऐसी बॉडी की जरूरत है जो मेरे द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार से बच सके। निको ने पुष्टि की, क्योंकि वह जानती है कि जनरल ने पहले ही देख लिया है कि वह पुनर्निर्माण से पहले तारित के रेज को कैसे पायलट कर रही थी। मुझे डर था कि तुम ऐसा कहोगे। चलो टेस्टिंग स्टेशन चलते हैं। जनरल मोन्स उन्हें चिकित्सा परिसर के एक छोटे से पीछे वाले कमरे में ले जाते हैं, जहां एक पायलटिंग सिम्युलेटर के साथ साथ कई फिजियोथेरेपी उपकरण स्थापित किए गए हैं। सबसे पहले आपको बुनियादी शारीरिक फिटनेस परीक्षाएं पास करनी होंगी।
इस शरीर के साथ यह काफी आसान होना चाहिए क्योंकि परीक्षाएं लाइन मेचा पायलटों के मानकों के अनुसार निर्धारित हैं। फिर हम सिम्युलेटर में आपके क्रूसेडर क्लास पायलटिंग कौशल का परीक्षण करेंगे। जनरल के साथ आए मुख्य डॉक्टर ने एक खाली परीक्षा पत्रक वाला क्लिपबोर्ड निकालते हुए कहा, तो मुझे क्या करना होगा? निको कमरे में किसी तरह के पाठ्यक्रम या अन्य संकेतक की तलाश करते हुए पूछती है जिससे उसे पता चल सके कि परीक्षा क्या है। सबसे आसान तरीका है किसी दूसरे पायलट के साथ स्पैरिंग मैच खेलना। हमारे यहाँ कोई लाइन मेचा पायलट नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई साथी आसानी से आगे बढ़ता है तो हम 1 मिनट से भी कम समय में आपकी ताकत और प्रतिक्रिया समय का परीक्षण कर पाएंगे। डॉक्टर उसे बताता है और पॉल मुस्कुरा देता है। मैं स्वेच्छा से काम कर रही हूँ। इस अवसर के लिए धन्यवाद मेजर। कैप्टन उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है। उसे उसके नए साइबॉर्ग शरीर की क्षमताओं की जरा भी चिंता नहीं है। उसे होना ही चाहिए। उसके सिस्टम का मेका मॉडिफिकेशन फंक्शन साइबॉर्ग बॉडी के रोबोटिक्स पर बिल्कुल सही काम करता है और मैक्स को यकीन है कि उसने बेहतर प्रदर्शन के लिए इसमें सुधार करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा वो उससे कहीं बेहतर फाइटर है। कैमरा किसके पास है? हमें इसे रिकॉर्ड करना है। बेशक, शिक्षा के लिए, मैक्स पूछता है और दोनों डॉक्टर हाई डेफिनेशन डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर निकाल लेते हैं। जाओ उसे पकड़ो निको, मैक्स लड़ाई शुरू करने के लिए कहता है और दोनों पायलट युद्ध की मुद्रा में आ जाते हैं। पॉल को लगता है कि उसे बढ़त मिल गई है, इसलिए वह आगे की ओर झपटा, लेकिन उसकी मुट्ठी एक बहुत ही सख्त धातु के हाथ से टकरा गई। निको के उसे पकड़कर कुचलने से पहले ही वह अपना हाथ पीछे खींच लेता है और सीने पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन निको पहले ही बच निकलता है और उसे किडनी पर ऐसा मुक्का मारता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। पॉल उसके मुक्के से दूर हो जाता है, जिससे नुकसान सीमित हो जाता है, और उसे पकड़ लेता है, जिससे निको हंसने लगता है। क्या तुमने अभी अभी रोबोट का गला घोंटने की कोशिश की थी? विंसेंट हंसता है जब पॉल को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पीछे हट जाता है। ऑक्सीजन बाहरी आवरण से होकर फिल्टर होती है। नाक या मुंह से सांस लेने की जरूरत नहीं होती और गले में कोई आसानी से क्षतिग्रस्त होने वाला तंत्र नहीं होता। डॉक्टर पुष्टि करते हैं। निको तेजी से आगे बढ़ती है और पॉल को अपनी गति से चौंका देती है। वह अभी भी उससे धीमी है, लेकिन वह एक क्रूसेडर क्लास पायलट है जिसके पास अपने सिस्टम बोनस को बढ़ाने का वर्षों का अनुभव है, इसलिए ज्यादातर चीजें उसकी जितनी तेज नहीं हो सकती। पॉल उसकी कलाई पकड़ती है और उसे घुमाकर निको को आर्म लॉक में डालने की कोशिश करती है। एक कराह के साथ निको का हाथ धीरे धीरे 1/4 चक्कर लगाता है और फिर पीछे मुड़ जाता है। फिर निको अपनी बाइसेप्स को मोड़कर पॉल को हवा में उछाल देती है और उसे प्रिंसेस कैरी की मुद्रा में पकड़ लेती है। हमें बस इतना ही डेटा चाहिए था। अब अगर तुम पायलटिंग परीक्षा पास कर लेते हो तो तुम्हें ड्यूटी के लिए मंजूरी मिल सकती है। डॉक्टर लड़ाई खत्म करने का ऐलान कर देता है, इससे पहले कि लाल चेहरे वाला पॉल अपनी स्थिति पर अपना गुस्सा निकाल पाता। वो बस इतना ही कर सकता है कि निको को घूरे जब वह उसे वापस अपने पैरों पर खड़ा कर देती है। पायलटिंग परीक्षा उम्मीद के मुताबिक अच्छे अंकों से पास हो जाती है। निको की जन्मजात प्रतिभा तकनीकी हेरफेर है, इसलिए उसे पास होने के लिए अपने शारीरिक कौशल पर निर्भर रहने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन साइबॉर्ग रूपांतरण किसी भी तरह क्रूसेडर क्लास पायलट के मानक को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम साबित होता है। इसके साथ ही आपको ड्यूटी पर लौटने की अनुमति दी जाती है। CRB 007 नियम के अनुसार कैप्लर के लिए आपके द्वारा किए गए बलिदान के सम्मान में आपको भविष्य में किसी भी समय गैर लड़ाकू भूमिका में स्थानांतरण का अनुरोध करने का अधिकार है। डॉक्टर ने उसे आधिकारिक सूचना दी और उसके मेडिकल दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे मैक्स की यूनिट में 5 क्रूसेडर्स की पूरी संख्या वापस आ गई। उसी शाम हमले के आदेश जारी कर दिए गए, जिससे कमांडरों को रवाना होने के लिए 18 घंटे का समय मिल गया। स्टालवार्ट स्पेशल टैक्टिक्स यूनिट मुख्य आक्रमण बल का हिस्सा नहीं थी। उन्हें शहर के केंद्र में स्थित नार्सियन के अत्यधिक सुरक्षित अड्डे के किनारों पर स्थित कई इमारतों में जल्दी से कूच करने और घुसपैठ करने का काम सौंपा गया था। कुछ इमारतों को पैदल सेना की तैनाती के लिए खाली करना था, कुछ को आगे बढ़ रही मेका सेनाओं के लिए कवर के रूप में ढहाना था और कुछ इमारतों में बहुमूल्य सरकारी जानकारी होने का संदेह था जिसे सेंट्रल कमांड हमेशा के लिए खोना नहीं चाहता था। मेचा के आंतरिक मानचित्र पर हर जगह को एक छोटे लाल झंडे से चिन्हित किया गया था जिस पर एक पीला स्माइली चेहरा बना हुआ था। ये निको का काम था। बेशक वह स्माइली चेहरों को सैन्य ठिकानों से जोड़ती थी, लेकिन दूसरे दस्ते के नेताओं को ये पसंद थी क्योंकि वे झंडे पर इमोजी को सुविधा की वर्तमान स्थिति दर्शाने के लिए समायोजित कर सकते थे। ये पहले 4 लक्ष्य हैवी मेचा के अनुकूल नहीं होंगे।
ये सभी संकरी गलियों में है जहां पहुंचना मुश्किल है। विद्रोह या सैन्य तख्तापलट की स्थिति में हमले को रोकने के लिए यह एक जानबूझकर की गई योजना है। पैदल सेना उन्हें मार गिराएगी और जरूरत पड़ने पर लक्ष्य 3 और 4 को नागरिकों और किसी भी मूल्यवान जानकारी की तलाश के बाद ध्वस्त किया जा सकता है। अगले है मेचा टारगेट। मैंने उन्हें स्क्वाड के हिसाब से हाईलाइट कर दिया है। अगर आपके कोई सवाल हो तो अभी पूछ लीजिए। मैक्स ने यूनिट के ऑर्डर बांटे और सभी ने अपने अपने टारगेट पर उपलब्ध डेटा देखा। स्टेलवार्ट और तारित का रेंज कहाँ होगा? विंसेंट ने पूछा। दोनों कमांडरों को कहीं भी नियुक्त नहीं देखा, जो मैक्स के लिए असामान्य है। चूंकि बाकी सभी के पास एक लक्ष्य है, इसलिए हम सुदृढ़ीकरण हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तारित का क्रोध मेचा तत्वों का समर्थन करेगा, जबकि स्टेलवार्ट पैदल सेना के लिए भारी गोलाबारी सहायता प्रदान करेगा। मैक्स ने उन्हें सूचित किया और कप्तान ने समझ में सिर हिलाया। एक मेचा बहुत अधिक बैकअप नहीं है, लेकिन चूंकि अन्य प्रत्येक क्रूसेडर को एक विंग के साथ तैनात किया जाएगा, जिसमें केवल वे ही होंगे तथा 10 कार्वेट क्लास इकाइयां होंगी, यह अभी भी क्षमता में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। हालांकि लक्ष्यों की संख्या असामान्य है, जिससे अधिकारियों को संदेह है कि कई घुसपैठ इकाइयां समय पर स्टेजिंग क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाईं। आमतौर पर एक विशेष रणनीति इकाई को एक बार में केवल 2 या 3 लक्ष्य ही मिलते हैं, 7 नहीं। वे बहुत कम संख्या में होंगे, लेकिन निर्धारित लक्ष्य अभी भी इतने करीब हैं कि अगर कोई दस्ता समय से पीछे रह जाए तो इकाई एक दूसरे का थोड़ा बहुत सहयोग कर सकती है। मैं इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि समय कितना महत्वपूर्ण है। सब कुछ एक साथ होना चाहिए, वरना कोई नार्सियन रक्षा बलों से घिर जाएगा। हम सब जानते हैं कि इसका अंत कैसे होगा, इसलिए ऐसा मत करो। अगर समय सारिणी खतरे में है तो तुरंत फोन करो और मैं तुम्हें वापस पटरी पर लाने की कोशिश करूंगा। इससे यूनिट के अधिकांश सदस्यों को राहत मिली, लेकिन पॉल के पास एक अंतिम प्रश्न था। क्या नार्सियन लोग तारित के क्रोध पर ट्रॉफियां देखकर अपना आपा नहीं खो देंगे? निको ने जवाब देने से पहले अपने नए चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हरकतें उसे अस्वाभाविक लगीं, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि वह कामयाब हुई है। वैसे भी कोई उसे देख नहीं सकता था, क्योंकि वह पहले से ही अपने कॉकपिट में थी। यही तो बात है कैप्टन। वे मुझ पर जितना गुस्सा होंगे, उतना ही कम आप पर ध्यान देंगे, ताकि आप अपना काम पूरा कर सकें और ग्रीन जोन में वापस जा सकें, जहां मुख्य बल के पास अभी भी अतिरिक्त सैनिक मौजूद होंगे। तीनों कैप्टनों ने ताना मारने की इस तकनीक में तर्क समझते हुए सिर हिलाया। यही योजना है। सभी लोग अपनी यूनिट के रूट तय करें और उन्हें कार्यकारी अधिकारी को बताएं, क्योंकि अब वह ड्यूटी पर लौट आए हैं। मैं 16 घंटे में आप सभी से मिलूंगा। मैक्स ने अधिकारियों को विदा किया और अपनी सीट पर पीछे झुककर सभी बेहतरीन जगहों पर नजर डाली। उसे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां से वह पैदल सेना को देख सके और शहर के हर नार्सियन को साफ दिखाई न दे। ये जितना लगता था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। शहर को असल में ठीक इसी स्थिति से बचने के लिए डिजाइन किया गया था, जहां कोई हमलावर शहर के रक्षकों से छिपकर अधिकतम नुकसान पहुंचाना चाहता था। वह सबसे अच्छा यही कर सकता था कि मुख्य सड़क पर उन इमारतों के समूह के बीच में खड़ा हो जाए जिनसे निपटने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था। अगर वह किसी इमारत के पीछे खड़ा हो जाए तो वह बैटल कैनन से उन पर तोपों के गोले दाग सकता है, और अगर वह सड़क पर कदम रखता है तो उसे उन अधिकांश नार्सियनों पर सीधा निशाना लगाना चाहिए जो पैदल सेना की ओर आ रहे होंगे या उनका पीछा कर रहे होंगे। दोपहर के दौरान मैक्स ने कुछ अन्य कमांडरों के साथ सटीक समय की व्यवस्था की, जिन्हें शहर के मुख्य परिधि के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा ही करने के लिए नियुक्त किया गया था, ताकि वे सभी एक साथ कार्य कर सकें और नार्सियनों की प्रतिक्रिया को और भी अधिक फैला सकें। आखिरी हमला सुबह 5 बजे इमारतों को ध्वस्त करने के लिए किया गया था। इस तरह घुसपैठ करने वाली टीमें, जिनमें लगभग सभी पैदल सैनिक हैं, सुबह के उजाले तक बेस पर वापस पहुंच सकेंगी। 2:45 बजे स्पेशल टैक्टिक्स टीमें निकल पड़ीं। उनके पास किसी भी मिशन के लिए जरूरत से ज्यादा सामान था, लेकिन वे लगभग किसी भी चीज के लिए तैयार थी जो उन पर आ सकती थी। पैदल सेना के लक्ष्य सबसे नजदीक थे, जिससे मैक्स के लिए चीजें आसान हो गईं क्योंकि मेचा तेज थे। हालांकि आज उनका दिन नहीं था। पॉल लगभग तुरंत ही अंधेरे में एक बड़ी नार्सियन यूनिट से टकरा गया। वे थर्मल इंसुलेशन का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए उसके सेंसर उन्हें देख नहीं पाए, और वे इतने ज्यादा थे कि उसकी यूनिट फंस गई। मैं रास्ते में हूं, फेरिस। पहुंचते ही मैं उनका ध्यान अपनी ओर खींच लूंगा और तुम तुरंत मिशन पर आगे बढ़ सकते हो। निको ने अपने पुराने मेचा का नाम लेते हुए घोषणा की, और संभवतः उसे यह नहीं पता था कि पूरी चेसिस बदल दी गई है। मैं फेरिस बोल रहा हूं। समय पर वापस। पॉल ने 1 मिनट से भी कम समय बाद घोषणा की और मैक्स ने राहत की सांस ली।
सभी दिग्गजों ने निको का पीछा किया होगा और उसकी टुकड़ी को भागने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मौका दिया होगा। उन्हें बस उसे इस तरह ध्वस्त करना था कि वह सड़क के उस पार गिर जाए। यह एक आसान काम था जो वे पहुंचते ही कुछ ही सेकंड में कर सकते थे, लेकिन मेचा के लिए यह एक जरूरी काम था जो उनसे 1 घंटे पीछे सड़क पर आ रहा था। पॉल के फिर से आगे बढ़ने पर निको के गॉन्टलेट पर लगी रेलगन की आवाज लगातार गूंजने लगी, जिससे सुबह का सन्नाटा टूट गया। फिर अचानक शहर में सन्नाटा छा गया और 10 मील के दायरे में हर सिपाही ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि आगे क्या होगा। तारित का क्रोध स्पष्ट है। मैक्स को नार्सियनों की प्रतिक्रिया का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उसके थर्मल और एनर्जी स्कैनर्स ने 1000 से ज्यादा दुश्मन सेनाओं को उस पाक की ओर बढ़ते हुए दिखाया जहां तारित का रैज खड़ा था। हाँ, उसने एक छोटे से गश्ती दल को खदेड़ दिया जो मेचा के एक विंग को परेशान कर रहा था, लेकिन क्या वह प्रतिक्रिया अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थी? तभी मैक्स को एहसास हुआ कि सिर्फ स्काउट्स ही नहीं थे जिन्होंने आगे बढ़कर हमला किया था। कार्पे नोक्टेम नाम से जाना जाने वाला फलांक्स क्लास सुपर हैवी भी एक आसन हमले की तैयारी में लग गया था। वह क्रूसेडर क्लास एस्कॉर्ट के साथ घुलने मिलने के लिए झुककर यात्रा कर रहा था, और वह उन लक्ष्यों के पीछे मुख्य सड़क के अंत में था जिन्हें नष्ट करने के लिए उसकी मेचा इकाइयां भेजी गई थीं। नार्सियनों ने उन्हें अवश्य ही देख लिया होगा और अब वे पूरी गति से मेचा पर आक्रमण कर रहे थे। सब लोग छिप जाओ। नार्सियनों को अपने पास से निकल जाने दो, वे कार्पे नोक्टेम की ओर जा रहे होंगे। मैक्स ने आदेश दिया और क्रूसेडर्स छिपने की जगह ढूंढने लगे। जैसी कि उम्मीद थी, वे तीनों घुसपैठियों के सामने से भाग निकले, लेकिन निको उतनी खुशकिस्मत नहीं थी। लाशों से भरे खुले मैदान में उसके छिपने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी और नार्सियन पहले उस पर टूट पड़े। लेकिन जनरल मॉन्स ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी और वह तैयार थे। कार्पे नोक्टेम पर लगे आयन बॉम्बार्ड एरे से निकले विशाल ऊर्जा विस्फोटों ने नार्सियनों पर प्रहार करना शुरू कर दिया और हर वार में लक्ष्य से 1 दर्जन मीटर के दायरे में मौजूद हर चीज को मार गिराया। उनका दूसरा हाथ एक बहुलक्ष्य लेजर एरे पर चला गया था, जो मैक्स के स्टेरॉइड पर आधारित पल्स लेजर एरे जैसा था, लेकिन इसकी रेंज शहर के बाहर से दिग्गजों को मारने की नहीं थी। हालांकि एक बार जब यह और करीब पहुंच जाता तो यह प्रति सेकंड 100 गतिशील वस्तुओं को काफी सटीकता से निशाना बना सकता था। यह एक पॉइंट डिफेंस हथियार था जिसने फालेंक्स क्लास यूनिट्स को पूरे शहर को अपने दम पर नियंत्रित करने की इतनी प्रसिद्ध प्रतिष्ठा दिलाई। लाइट मेचा उस लेजर एरे के साथ उसके पास भी नहीं पहुंच सकता था। नार्सियन थोड़ा बेहतर कर सकते थे, इमारतों के बीच और उनके बीच तब तक छिपे रहते जब तक वे करीब न आ जाएं और पकड़े जाने से पहले ही हमला कर देते। लेकिन कार्पे नोक्टेम खुले में था, इसलिए शहर में घुसने से पहले उस पर छिपकर हमला करना संभव नहीं था। इसके बजाय उन्होंने अपनी सारी तोपें उस विशालकाय मेचा पर बरसाना शुरू कर दी। इससे लेजरों के दूसरे उद्देश्य का पता चला। वे तोपों के गोले को रोक सकते थे और नीचे केपलर बलों को कोई नुकसान पहुंचाने से पहले ही ज्यादातर गोले हवा में ही फट सकते थे। लाइट शो अद्भुत था। सफेद आयन विस्फोट, बैंगनी लेजर, फटते हुए तोप के गोले और फिर जमीनी हथियारों की बौछार जैसे ही नार्सियन असली खतरे से निपटने के लिए तारित के क्रोध से लड़ाई छोड़ रहे थे। जिस क्षण कार्पे नोक्टेम ने मेचा की रक्षा शुरू की, उन्हें एहसास हो गया था कि यह उन्हें खुले में रखने के लिए एक चारा मात्र था, जहां आयन बॉम्बार्ड एरे द्वारा उन्हें आसानी से मारा जा सकता था। मैक्स काफी प्रभावित हुआ। सभी स्काउट यूनिट कमांडरों ने कुछ ही घंटे पहले सेंट्रल कमांड को अपनी योजनाएं भेजी थीं, और उन्होंने हालात का इतना अच्छा अंदाजा लगाया था कि इतने सारे रक्षकों को फंसाया जा सके और फिर एक अनजान यूनिट का इस्तेमाल करके उन्हें खुले में रोककर रखा जा सके जबकि वे मारे जा रहे थे। 10 मिनट की चेतावनी, जाने के लिए तैयार हो जाओ, मैक्स ने अपना टाइमर देखते हुए आदेश दिया। मैक्स के फोन करते ही सभी इकाइयां तैयार बताई गईं, लेकिन शहर के दूर वाले हिस्से में किसी ने जल्दबाजी में कई इमारतों को समय से पहले ही उड़ा दिया। उन पर हमला हुआ होगा और उन्होंने भागने से पहले मिशन पूरा करने की पूरी कोशिश की होगी, लेकिन इससे बाकी सभी के लिए अफरा तफरी मचने वाली थी। सभी स्काउट यूनिटें 30 सेकंड में मिशन पूरा करें। जनरल मोन्स ने सेनाव्यापी चैनल पर आदेश दिया और विशेष रणनीति इकाई ने उन हमलों से बचने के लिए भागदौड़ की जो उन्होंने लगाए थे। योजनाएं तो बस योजनाएं होती हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि युद्ध में आजमाए जाने के बाद ये कामयाब होंगी, लेकिन उन्होंने काफी हद तक कामयाबी हासिल की। तय समय से 10 मिनट से भी कम समय में लक्ष्य नष्ट हो गए, लेकिन हमारे पास कंपनी है। चौथे पैदल सेना दस्ते के प्रभारी लेफ्टिनेंट ने फोन किया और मैक्स ने अपने स्कैनर की जांच की। उस पर उसने कहा, आधा दर्जन बैटल कैनन राउंड उन स्थानों की ओर फायर किए जहां उसके लक्ष्यीकरण कौशल ने सोचा था कि जब तक गोले गिरेंगे तब तक नार्सियन वहां होंगे।
ध्वस्त इमारत के पास की इमारतों और सड़कों पर विस्फोटों से रोशनी फैल गई तथा हवा में गालियां गूंजने लगीं। बस चलते रहो, तुम मरे नहीं हो और कैंप तुम्हें नए जैसा ठीक कर सकता है। रेडियो पर लेफ्टिनेंट की आवाज फिर से आई, जिससे पता चला कि कुछ गड़बड़ हो गई है। या तो यूनिट मैक्स के अनुमान से धीमी थी या फिर कुछ नार्सियन बच गए थे। मेजर निको, आज आप हमारे लकी चार्म हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं, कैप्टन कैटन ने पुकारा। वह उसके पीछे हटने के रास्ते से बहुत दूर था, लेकिन उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें कुलीन भारी पैदल सेना भी शामिल थी। ये सैनिक ज्यादातर समय आमने सामने की लड़ाई में कोवेट क्लास मेचा का सामना कर सकते थे। उसकी यूनिट के पास काफी उपकरण थे, लेकिन कुलीन भारी पैदल सेना के दस्ते से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उन्होंने कुछ को बाहर निकाल लिया था, लेकिन अब वे पूरी गति से पाक की ओर बढ़ रहे थे। तारित का क्रोध उन्हें रोकने के लिए उनकी ओर दौड़ रहा था, और मैक्स ने नार्सियन सेना के पीछे के छोर पर गोलियां चलाईं, जिससे उनकी गति धीमी हो गई और पैदल सेना को भागने का मौका मिल गया। स्टालवार्ट, यूनिट 2 और 3 आपके पीछे से पूंछ लेकर आ रहे हैं, अगर आप चाहें तो। मैक्स ने उन्हें मुख्य सड़क पर भागते देखा, और नार्सियन उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए वह सड़क पर आ गया और उन पर पल्स लेजर एरे छोड़ दिया, जिससे दोनों दस्ते भाग निकले। पूरे शहर में ऐसे ही दृश्य दिखाई दे रहे थे, क्योंकि रक्षक कैप्लर सेना को अपने आगे बढ़ते सैनिकों के लिए बैरिकेड और बंकर लगाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब सभी इकाइयां तुम्हारे पीछे हैं, स्टालवार्ट, कैप्टन कैटन ने पुकारा, जिन्होंने अभी अभी तारित के रैज को उस इकाई से निपटने में मदद की थी जो उनके ही दस्ते का पीछा कर रही थी। वे एक पैदल सेना कंपनी के लिए एक इमारत को बंकर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए साफ कर रहे थे, इसलिए जब दिग्गज पहली बार बाहर निकले तो उनके पास लड़ने के लिए एक सुरक्षित स्थिति का लाभ था, लेकिन फिर भी वे भाग गए। स्टेलवार्ट स्पेशल टैक्टिक्स फोर्स बेस पर वापस। मैक्स ने राहत की सांस ली। यह अपेक्षा से बेहतर हुआ।